नमस्ते, मैं राज कोहली बोल रहा हूं आपकी न्यूज से। आज मेरे साथ जुड़े हैं अनूप शर्मा, एएपी गुजरात का ऑफिस इंचार्ज है। वो अहमदाबाद से हमसे जुड़े हैं। वो पॉडकास्टर है और पॉलिटिकल एनालिस्ट भी है, और इनका चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। अनूप शर्मा का चैनल का नाम है विनिंग इन्फो, WI। अनूप, बहुत बहुत धन्यवाद आप हमसे जुड़ने के लिए। आज मैं आपसे कुछ चीज पूछने वाला हूं। आप ही का स्टेट का है पीएम मोदी। पिछले 11 सालों से वो सेंटर में प्राइम मिनिस्टर बने हुए हैं, लेकिन देश में पिछले 11 सालों से कई सारे जो सेक्शंस हैं, जो गवर्नेंस के मॉडल्स हैं, उन्होंने उनका पूरा बट्टा बना के रखा है। पहला वाला जो नोटबंदी किया था, जो डीमोनेटाइजेशन बोलते हैं। दूसरा वाला जीएसटी जो इंट्रोड्यूस किया था। तीसरा वाला जो विदेश नीति और देश का सुरक्षा, ये दोनों में बहुत खिलवाड़ किया गया है। और चौथी, पूरा देश, हर स्टेट में ड्रग्स का प्रॉब्लम फैला हुआ है, और कई सारे स्टेट्स में ये जो अल्कोहल का करप्शन बहुत चल रहा है। तो ये चारों चीज के ऊपर आप हमें जरा बताइएगा। पहले शुरू करते हैं। डीमोनेटाइजेशन देश के लिए कैसा खतरा बना? सबसे पहले मैं एकेएन टीवी का आभार प्रकट करता हूं कि आपने मुझे आज आमंत्रित किया। सर, जो आपने सवाल पूछे हैं ना, वो बहुत ही गंभीर सवाल है। डिमोनेटाइजेशन को आज भाजपा के लोग ये कह के नकार देते हैं कि भाई अगर डिमोनेटाइजेशन खराब होता तो देश उन्हें जनादेश क्यों ऐसा देता। बट एक कैंपेन की बीजेपी की जो स्ट्रेटेजी रही है वो ये है कि वो एक मुद्दे के बाद दूसरा मुद्दे को एक प्रचार बना देते। एक ऐसा, जैसा ग्लोबल्स ने बोला था, हिटलर के जो साथी रहे थे, कि आप एक चीज को इस तरीके से प्रचार करिए, इतना प्रचार करिए, इतना प्रचार करिए कि वास्तविकता लोग भूल जाए, और स्थिति इतनी गंभीर ला दीजिए कि उन्हें हमेशा यही लगे कि एकमात्र विकल्प जो है वो हमारे सामने खड़ा है, जो मौजूदा विकल्प है। डिमोनेटाइजेशन को प्रासंगिक अगर हम मानते, अगर हम ये समझ सकते हैं, किसी भी चीज को का पास या फेल, उसकी कुछ पैरामीटर्स होते हैं कि किन उद्देश्यों से किया गया है। जब बीजेपी ने डिमोनेटाइजेशन के लिए बोला कि डिमोनेटाइजेशन हमें जरूरी है, उन्होंने पहली चीज ये बोली थी कि इससे आतंकवाद खत्म होगा। तो लोगों के सामने आज तक के फिगर्स हैं कि ऐसा कुछ भी बड़ा मेजर इम्पैक्ट डिमोनेटाइजेशन ने नहीं किया, ना ही कोई ऐसी चोट पहुंचाई है आतंकवादी टेरर फंडिंग या इस पे उस पे, कि जिससे कि ये कहा जा सके कि डिमोनेटाइजेशन के कारण आतंकवाद की एक्टिविटी पे रोक लगेगी, विराम लगेगा। ऐसा कुछ नहीं हुआ। दूसरी चीज, बीजेपी ने ये कहा कि अगर डिमोनेटाइजेशन लागू हमें इसलिए करना चाहिए था क्योंकि इससे काला धन जो है वो सिस्टम से बाहर निकल जाएगा। बट अगर ये वास्तविकता है तो डिमोनेटाइजेशन के 2 साल के अंदर ही, 3 साल के अंदर ही इतना कैश पॉलिटिकल या कॉर्पोरेट के पास से बरामद हो क्यों रहा है? सिस्टम के अंदर कैसे ये पैसा था, कहां से आया,
हुआ क्या है दरअसल, जो जितना मेरे पास जानकारी है, जितना मैं लोगों से समझाऊँ और लोग जो बोल रहे हैं, ये मैं अपनी बात नहीं रख रहा हूँ यहाँ पर। मेरा मानना क्या है, मेरे लिए वो गुण है। जो लोगों का मानना है, लोगों का पहला मानना ये है कि बीजेपी ने एक इनकम सोर्स जनरेट किया डिमोनेटाइजेशन। अभी ये कैसे इनकम सोर्स डिमोनेटाइजेशन से जनरेट किया? इतना पैसा व्हाइट ब्लैक में, व्हाइट में, कैश में था। आज भी हमारे जो देश की परंपरा है, हमारे घर में रहने वाली महिलाएं हैं, वो जब हम उन्हें 1000 रुपए देते हैं, तो उसमें से 200-300 रुपए बचा के चावल के डब्बे के अंदर छुपा के रखती हैं। ये ग्रामीण महिलाओं को देखो, अमीर को देखो, सब जगह पर ये एक महिलाओं का रहा है। पुरुषों का भी ये है कि हमारे पास अगर इतना सारा हमने अकाउंट में डाला, तो ये बहुत सारी चीजें होती हैं जो कैश में ही चलती हैं, तो उसके लिए कैश बचा के रखते हैं। अब हुआ क्या, दे दिया कि भाई कल आज रात 8 बजे से मोदी जी आते हैं, तो और मुझे एक्चुअली ऐसा लगता है कि 2-3 जो सलाहकार हैं, उन लोगों ने सलाह दी, क्योंकि मोदी जी ने अपना एक शासन जो गुजरात में 15 साल किया और फिर दिल्ली पहुंचे, तो उन्होंने एक शासन में एक ट्रेंड बिठा दिया। ट्रेंड क्या बिठा दिया कि मेरे अगेंस्ट जाने वाला, मेरे खिलाफ बोलने वाले को मैं कहीं का नहीं छोड़ूंगा। सुंदरकांड की एक लाइन है कि जहां जहां पर वो सिखाते हैं, सचिव वैद्य गुरु तीन जो, प्रिय बोले भयास, राज धर्म तन तीन ही, हो ही बेगई नास। मतलब जब राजा को उनके सचिव किसी प्रेम से, मोह से, लोभ से या डर से, भय से, खौफ से सत्य ना बोले, तब राज्य का संपूर्ण नाश निश्चित है। अब मोदी जी ने अपने आसपास में ऐसे लोगों को रख दिया कि जिनमें हिम्मत ही नहीं है सच बोलने की, उनको बोलने की कि भाई आप जो करने जा रहे हो ये गलत है। क्योंकि उस टाइम हमें याद है कि बहुत थम्बिंग मेजोरिटी थी बीजेपी, और मोदी जी को किसी अलायंस की जरूरत नहीं थी। अभी अलायंस की जरूरत है, तो इतने मेजर डिसीजन अब वो नहीं ले सकता है, ठीक है ना? तो तब उन्होंने लिया। उसके पीछे एक तो अ, खुद के अंदर जो अहंकार भर जाता है, जीत अहंकार भी लेके आती है। तो उन्होंने मस्त होके ये बोल दिया, 2-3 लोगों ने बोला होगा कि इससे हम पैसा ये बच जाएगा, वो बच जाएगा। बट रियलिस्टिक क्या था? रियलिस्टिक ये था कि इतना सारा पैसा जो आ रहा था, उस पैसे को ब्लैक से व्हाइट या कै मैं ये बोलूँगा कैश से अकाउंट और अकाउंट से कैश, पुरानी नोट से नई नोट, इसके बीच में एक बहुत बड़ा मार्जिन चलाया जा रहा था। 15%, 10%, 20%, और ये बहुत बड़े पैमाने पे हुआ है। अगर देश में 70% कैश है, तो इस 70% कैश को जब हम 10% अगर हम ये ट्रांज़ैक्शन चार्जेज़, जो कि बिल्कुल ब्लैक था, ठीक है ना? तो उस 10% की अमाउंट करोड़ों में हुई, और उस पैसों से बीजेपी ने 500 कार्यालय बना लिए, बीजेपी के बड़े-बड़े शोज़ होने लगे, कई नेता खरीदे गए, कई एमएलए खरीदे गए, दूसरी पार्टियों को बंद करा गया। इसके अंदर ये पहला के पहला साम, दाम, दंड, भेद जो होता है, उसमें दाम जो इकट्ठा करना था, वो दाम उन्होंने इससे किया। 50 दिन में अगर नहीं परिणाम आया, तो मैं रोड पे खड़ा हो जाऊँगा, आप मुझे जो सज़ा देंगे दूँगा। 50 दिन के 500 दिन हो गए, आज तक कभी उसका ज़िक्र तक नहीं किया। तो ये चीज़ें हमें दिखाती हैं सही कि क्या सही बात। घटना थी उसके पीछे। जी अनूप, ये इस बात में बहुत अच्छा कहा ने, करेक्टली सब समझाया। ये डीमोनेटाइजेशन जो नोटबंदी हुई थी, उसके बारे में सर्वे कहते हैं कि 7 करोड़ लोगों का नौकरी चला गया। ये अनऑर्गेनाइज सेक्टर में हुआ है। ये नौकरी का मतलब सिर्फ नौकरी नहीं, ये जो एमएसएमई जो बोलते हैं, मीडियम एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, जो छोटे मोटे वेल्डिंग शॉप जो चलाया, पेंटिंग का दुकान, पेंटिंग कारपेंटिंग का काम किया, डेंटिंग का काम किया, वैसे उसमें मान लीजिए 4-5 लोग काम करते हैं, छोटा बिजनेस है, वो उन लोगों का पूरा बिजनेस चला गया। तो ये चीज भी हुआ है। और स्वर्गीय मनमोहन सिंह जी, जो बहुत ही
दुनिया में माने जाने इकोनॉमिस्ट हैं, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, उन्होंने ये कहा था कि ये जो डीमोनेटाइजेशन का धक्के से फिर हम बाहर आने के लिए 15 साल लग सकता है। थैंक यू अनूप। फिर दूसरी बात मैंने आपसे पूछना चाहता हूं, दूसरा हमारा जो मुद्दा है उसके बारे में। दूसरा हमारा ये मुद्दा है कि मोदी जी आने के बाद पिछले 11 साल में ये बहुत फैला हुआ है और फैलाया गया है कि हमारा जीएसटी हर क्वार्टर में, हर साल में बढ़ रहा है और जीएसटी जो है बहुत ही इंडिया के लिए बेहतरीन चीज है। उसको आधी रात को बहुत बड़ा प्रचार करके, इवेंट मैनेजमेंट करके शुरू किया गया है, लेकिन इसका सच क्या है? ये अभी इतने साल के बाद जीएसटी से क्या फायदा हुआ, क्या नुकसान हुआ देश में व्यापारियों के और व्यापारियों को और जनता को? बीइंग एन एंटरप्रेन्योर, मैं इसको बिल्कुल ही कंडेम करता हूँ। जीएसटी जो स्लैब है, इसका एक बहुत बड़ा कारण सर बताता हूँ, क्योंकि ये एक रेस होती है जिसके जो हमारा संविधान भी जिस पे चिपका बना हुआ है, फ्रेम किया हुआ है कि इक्वल होना चाहिए सबके लिए। पर जब आप वही सिस्टम इतने बड़े कॉर्पोरेट को दे रहे हो और सामने छोटे व्यापारी हैं जिनके पास अकाउंटेंट रखने का कोई वो नहीं है, 50,000 रुपए, 30,000 रुपए, 40,000 रुपए, 1 लाख रुपए जो महीने कमा रहे हैं, वो हर महीने अपनी कमाई का 70% तो पहले टैक्स में अलग अलग तरह का जा रहा है उनका। उसमें अब उनके ऊपर 10%, 15% ऐसे लोग आके खड़े हो गए हैं जिनको उन्हें पेमेंट देना होगा। जीएसटी से अगर किसी को फायदा हुआ है तो वो चार्टर्ड अकाउंटेंट है और कोई नहीं। मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अ, सरकार को जो रेवेन्यू आ रही थी वो तो ऑलमोस्ट उतनी ही है, उसमें कोई ऐसा जीएसटी से फर्क नहीं पड़ा है। प्रॉब्लम किसके लिए आई है? प्रॉब्लम उन लोगों के लिए आई है जो छोटे व्यापारी हैं। अब उनको हर मंथ अपने कामों से टाइम निकालना है तो खुद करना है। जीएसटी फाइल जो साइट क्रैश होके पड़ी रहती है बहुत टाइम, या फिर उन्हें सीए हायर करना है। पहले जो चीजें उन लोगों के लिए इजी था, वो अब मुश्किल हो रहा है। वो आज वर्ल्ड में ये एक डिमांड रहती है छोटे व्यापारियों की, छोटे बिजनेस ट्रेडर्स की, कि ईज ऑफ बिजनेस। ये वर्ड बहुत ही कॉमन है वर्ल्ड वाइड, कि अगर हमें किसी देश में जाके बिजनेस करना है तो ईज ऑफ बिजनेस के बारे में हम सोचते हैं। जीएसटी आने के बाद क्या हुआ है? जीएसटी स्कीम्स आज इंडिया के अंदर सबसे बड़े स्कीमों में से एक बन चुका है। तो ये आप देखिए, बेंगलोर हो, गुजरात हो, चाहे दिल्ली हो, हर जगह जीएसटी स्कीम एक बहुत बड़ा मुद्दा है, जो हर हफ्ते के अंदर एक न्यूज़ छपती है। 500 करोड़, 1000 करोड़, 2000 करोड़। हो क्या रहा है? अगेन यहाँ पर जो अपने लोग हैं, उन लोगों को प्रोटेक्शन करना है और उन प्रोटेक्शन के लिए उनको प्रोटेक्शन मनी देना है। वो प्रोटेक्शन मनी अगर प्रॉपर टाइम पे पहुंचता है तो सब कुछ सही चलता है। तो एक सरकार नहीं चला रही है। जैसा मैंने आपको बोला कि डीमोनेटाइजेशन से दाम इकट्ठा किया, साम दाम दंड भेद की नीति के लिए। अब उन्हें एक चाहिए था, एक डंडा जो कि व्यापारियों के लिए खड़ा रहे, हर इंसान के लिए खड़ा रहे। क्योंकि जीएसटी ने डंडा एक सरकार के हाथ में मिल गया है, उससे डरा के धमका के रखा है। आज व्यापारी लोग किसी भी विपक्ष को पैसा देने से पहले 10 बार सोचते हैं। क्यों? क्योंकि सीधा जीएसटी की रेड आ जाएगी, ईडी की रेड आ जाएगी। ये सही। सारी इतनी सारी चीजें, और जैसा भाजपा ने खुद ने पैसा तो डिमोनेटाइजेशन से काफी कलेक्ट किया है, ये ऐसा बहुत सारे भाजपा के लोग ही बोलते हैं। तो दूसरी तरफ यहाँ पर बिजनेसमैन जो कि, जैसे हम अगर गांधी जी के समय को भी देखें, तो उस टाइम पे भी जो भी अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने वाले लोग थे, उसमें भी पैसा रिक्वायर्ड होता था, फंड रिक्वायर्ड होता था। वो पैसा जो उद्योगपति है वही लोग देते थे।
उस टाइम। अंग्रेजों ने उनको परेशान नहीं किया था, बीजेपी ने ये स्ट्रैटेजिकली किया है। इसके पीछे और कोई राज नहीं है। जीएसटी फायदेमंद है, नुकसान है। इसके सबसे बड़ा जो कारण मुझे जो लगता है, बीइंग अ पॉलिटिकल एनालिसिस, वो ये है कि इसका पॉलिटिकल फायदा उठाना था कि अब हमारे पास एक ऐसा डंडा है जो हम पूरे देश में चला सकते हैं। पहले वैट में ये चीजें नहीं हो पाती थी खुल के, क्योंकि अब सारा कलेक्शन जो है वो पहले सेंटर के पास जाता है, फिर सेंटर डिस्ट्रीब्यूट करता है। यस। जी 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 अनूप। और अभी आते हैं जो विदेश नीति और देश की सुरक्षा, ये दोनों चीजों में पिछले 11 साल से पीएम मोदी ने पूरा खराब करके रखा है। अभी विदेश नीति जो हो गया है, पहले एक टीम होती थी, विदेश मंत्री रहते थे और सेक्रेटरीज वगैरह वगैरह सब रहते थे। ये लोग देश विदेश का जो नीति होना चाहिए वो सब तय करते थे, मिल के काम करते थे। अभी पिछले 11 साल से ये हो गया कि विदेश नीति पूरा मोदी सेंट्रिक हो गया है। सिर्फ मोदी बाहर जाते हैं। अभी तक 22 कंट्रीज घूम चुके हैं वो, और 22 ट्रिप्स नहीं, 22 कंट्रीज कई सारे ट्रिप्स किए। मतलब एक यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को उन्होंने 10 दफे गया है, चाइना को उन्होंने 10 दफे गया है, यूरोप यूके में उन्होंने 5-5 दफे गया है, फ्रांस यूके। तो ये सिर्फ प्राइम मिनिस्टर होते हुए वो काम करते हैं विदेश मंत्री जैसा। ऊपर से हमारे जो नेबर्स थे उनके साथ बहुत अच्छा रिलेशन रहता था हमारा। अभी ये हालत हो गया, जब आतंकवादी आए थे पाकिस्तान से, हमारे 27 जो कॉमन पीपल है उनका हत्या करके चले गए थे। तो उनको कोई ज्यादा हमको मदद नहीं मिला, कोई कंट्री उनको हमको सपोर्ट नहीं किया। ऊपर से जब ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया था, उसमें इंडिया को ज्यादा समर्थन नहीं मिला जितना पाकिस्तान को मिला। जो आतंकवादी उन्होंने किया है, हम लोग ऑपरेशन सिंदूर करने का रीजन पाकिस्तान का आतंकवादी आके हमारे कश्मीर में आके लोगों को मारने की वजह से है। तो ये कितना बुरा हो गया है, इसके बारे में भी आप बताएं। सर, ये बहुत ही सेंसिटिव मुद्दा है, बहुत ज़्यादा ही सेंसिटिव मुद्दा है। क्योंकि विदेश नीति वो देश की सुरक्षा, देश के अर्थतंत्र, देश के हर एक बंदे तक, हर एक व्यक्ति तक विदेश नीति असर करती है। अनडाउटेडली इसमें सीधा-सीधा सा जवाब देना थोड़ा मुश्किल है कि पास रहे या फेल रहे। मुझे लगता है कि कोशिशें अच्छी की हैं, अनडाउटेडली मैं ये ज़रूर कहना चाहता हूँ। बट कोशिशों के परिणाम जैसे चाहिए थे, वैसे नहीं आए हैं, तो कुछ ना कुछ कमियाँ ज़रूर रही। अ, जैसा अभी हमने पाकिस्तान के साथ जो थोड़ा-सा एक एक ऑपरेशन था, उसको अगर हम देखें तो पाकिस्तान ने जो हथियार यूज़ किए, उसमें 90% चाइनीज़ हथियार। तो ये एक चीज़ हमें दिखाती है कि हमारे शत्रुओं को हमने आस-पास में बन चुके हैं। हमें अ, हम बोल कुछ रहे हैं, दिखा कुछ रहे हैं और कर कुछ रहे हैं, जिससे हमारे आस-पास के लोग हमेशा परेशान हैं। विद इन द कंट्री हम कुछ और देख रहे हैं, बाहर से जो लोग हैं, वो लोग कुछ और देखते हैं। अ, ट्रेड वॉर छिड़ा हुआ है एक तरफ, ट्रम्प का टैरिफ हमें हमारी चीज़ों को जो निर्यात करना है उसमें दिक्कतें बढ़ा रहा है, और आयात करने में भी हमें अब छूट-छाट देनी पड़ रही है, तो जो देश का राजस्व है, उस पर भी असर पड़ रहा है। हमारी इकोनॉमिकल कंडीशंस पहले से इतनी अच्छी नहीं है, क्योंकि कर्ज़ा जो है, वो पिछले 10 सालों में बहुत ही बढ़ा है। तो ये तो हमें मानना पड़ेगा। साथ ही में हमारे आस-पास के जो देश हैं,
वहाँ से अगर हम शुरू करें तो श्रीलंका को आप देख लीजिए। वहाँ की जो पॉलिटिकल हमेशा हस्तक्षेप हमारा रहा है, वो अब ना के बराबर रहा है। बांग्लादेश में जहाँ पर तख्तापलट हुआ, नए प्राइम मिनिस्टर बनते हैं और वो प्राइम मिनिस्टर राष्ट्रपति की हमारे देश के साथ अलाइन नहीं है। अभी बांग्लादेश को जन्म देने में हमारी भूमिका सबसे बड़ी रही। फिर भी अगर बांग्लादेश हम ये कहता है कि इंडिया के साथ हम नहीं चल सकते और इंडिया का चिकन नेक हमारे हाथों में, ये सब। तो ये चीज़ें दिखा रहा है कि एक वैश्विक फ़ोर्स हमारे आस-पास खड़ी है। चाइना से ना हमारी दुश्मनी थी, ना हमारी दोस्ती थी। एक वॉर हुआ, उसके बाद से हम ऑलमोस्ट उस कंडीशन में उनके साथ खड़े रहे हैं। बट अब वो दुश्मनी की तरफ जा रहा है। नेपाल बहुत ही छोटा-सा देश है, जिसने कभी जहाँ पर इंडियन और नेपाल को तो दोनों मतलब नेपाली लोग तो आज भी हमारे देश के अंदर हर जगह पर हर एक डिस्ट्रिक्ट में पाए जाते हैं। तो वो लोग आज इंडिया को थ्रेटनिंग देने की कोशिश कर रहे हैं। अगर हम ऊपर हिमालय की तरफ जाते हैं जहाँ पर वाटर रिसोर्स है, मेरे 2-3 दोस्त जो कश्मीर और इधर का अच्छा खासा नॉलेज रखते हैं, वो ये देख रहे हैं कि जो वाटर रिसोर्सेज़ है, उस पर चाइना धीरे-धीरे कब्ज़ा कर रहा है। वो लैंड पूरी की पूरी उन्होंने ले ली है। जैसे हिमयुग बर्फबारी होती है, उनकी आर्मी 5 किलोमीटर, 7 किलोमीटर आगे-आगे आते-आते अब लद्दाख का कई हिस्सा उन्होंने कब्ज़े कर लिया है। दूसरी तरफ से पाकिस्तान को अगर हम देखें तो पाकिस्तान के साथ हमारे रिश्ते बनने के साथ ही नहीं थे और वो एक स्वाभाविक है क्योंकि वहाँ पर हम एक समाजवाद को आगे लेके चलने वाले देश हैं, हम एक धर्मनिरपेक्ष देश हैं, जबकि उनका जो मेन फ़ोकस रहा है वो धार्मिकता के आधार पे बना है। अब हमने भी जब यही चीज़ शुरू किया है, तो क्लैश और बढ़ने की संभावना है। बट ये हमारा सौभाग्य है कि चाहे पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है, वो पूरी तरीके से बर्बाद होके पड़ी है। तो वहाँ पर कोई युद्ध करने की उनकी क्षमता नहीं है। बट जैसा आपने बोला कि कई देश ऐसे हैं, जो उन्हें फंडिंग कर सकते हैं, हथियार प्रोवाइड कर सकते हैं। वैसे हमारे पास भी है। हाँ, ये ज़रूर बात है कि जिस तरीके से पहले हमारे साथ रशिया खड़ा रहता था या इज़राइल खड़ा रहता था या और भी कंट्रीज़ जो खड़ी रहती थी, उसके अंदर अब वो चीज़ नहीं है। 2 कारण मैं इसमें बोलूँगा। पहला कारण तो हमारी विदेश नीति कहीं न कहीं वो चीज़ करने में सक्षम नहीं रही है। और सर दूसरी बात मुझे जो लगती है कि अभी का जो दौर है, इस जिस दौर में हम लोग चल रहे हैं, इस दौर के अंदर ऑलमोस्ट सभी देशों की अगर हम बात करें, तो वहाँ पर अजीब-अजीब शासक ही हैं, जो एक तुनक मिजाजी हैं, थोड़े से अब जैसे ट्रम्प है, आज विश्व की सबसे बड़ी सत्ता इंसान के हाथ में है। वो सुबह कुछ बोलता है, शाम को कुछ बोलता है। तो वहाँ ये चीज़ों की असर पूरी दुनिया पे पड़ रही है। मैं बहुत गौरवान्वित महसूस करता हूँ जब ऑपरेशन सिंदूर जैसा कुछ सुनता हूँ, क्योंकि हमारी आर्मी, हमारी एयर फ़ोर्स, हमारी डिफेंस सिस्टम जो कि बहुत दूरदर्शी कल्पनाओं से बहुत पहले ही गठन हो चुकी थी, पच 1950 के दशक में ही। तो वहाँ पर से जो बनता आया है, जो हमने स्पेंड किया है, जो हमने इन्वेस्ट किया है, जो आज भी हम सब लोग आर्मी के जवानों के प्रति हर एक भारतीय जो रिस्पेक्ट देता है, उसके कारण अच्छे लोग आर्मी में हैं, वो जो 2-4 जगह 2-4 कुछ घटनाएँ ऐसी घट सकती हैं, उसको एक्सेप्शन कर देता हूँ। पर बहुत बड़ा तबका, हम 99% या 100% मैं ये कहना चाहूँगा कि आर्मी के जो जवान वो बहुत ही बेहतरीन हैं, उसके कारण से हम लोग सुरक्षित महसूस करते हैं। अनडाउटेडली पॉलिटिकल जी। करना किसी चीज़ को वो भाजपा की एक आदत है। अभी जैसे देखें तो ऑपरेशन सिंदूर में जो रियल भूमिका निभाई थी, वो हमारी एयर फ़ोर्स ने निभाई थी। लेकिन एयर फ़ोर्स का जो प्रचार जब कैंपेन हुआ शुरू बीजेपी ने किया, तो पूरा कैंपेन इस तरीके से किया जैसे कि मोदी जी खुद जाके लड़े थे। तो ये मनोबल तोड़ने वाली घटना है।
और इसका चुनाव में रिजल्ट भी आता है। एक बार पुलवामा में इस तरह की कर चुके हो, तब लोगों ने इस चीज को एक्सेप्ट किया। ऑपरेशन सिंदूर को अभी जो बाईपोल हुए, पूरे देश के अंदर 5 सीटों पर हुए थे बाईपोल। उन बाईपोल्स के अंदर ऑपरेशन सिंदूर के नाम पे भाजपा के हर एक लोगों ने वोट मांगे। कई कई जगहों पर तो सिंदूर की डब्बियां लेके प्रचार किया गया। आर्मी के लिए जो आर्मी की जो शहादत है, आर्मी की जो ब्रेवरी है, आर्मी की जो हिम्मत है, उसको मनोबल तोड़ने का काम जब भाजपा ने किया इस तरीके से, तो लोगों ने वोट देके नकारा है। 5 सीटों में जब चुनाव हुए, सिर्फ 1 सीट भाजपा को। तो ये जी चीज़ अनूप, दिखाती है कि इस तरह से आर्मी का जो क्रेडिट है, उसको कम से कम भाजपा को नहीं खाना चाहिए। सही बोला। अनूप, ये मैं जब पूछ रहा था कि विदेश नीति के बारे में, तो मेरा मन में ये था, दो तीन पॉइंट्स था। पहले, जब वो इलीगल इमिग्रेंट्स अमेरिका में कई सारे देशों से आके रहते हैं, उन लोगों को डिपोर्ट किया गया है, उसमें हम कुछ गलत नहीं मानते, लेकिन कैसा डिपोर्ट किया गया है। एक कोलंबिया है, एक छोटा सा कंट्री, और आपका नेपाल है, आपका बांग्लादेश है। वहां का जो इलीगल इमिग्रेंट्स को अमेरिका ने भेजा था, वो लोग सम्मान के साथ आए थे। लेकिन इंडिया एक ही कंट्री है, उनको अमेरिका ने अपना आर्मी का विमान से, एयरफोर्स का विमान से, उन लोगों को तीन तीन जगह में जंजीर बांध के, हाथों में, पैरों में और बीच में पेट में, महिलाओं को, आदमियों को इतना बेइज्जती के साथ भेजा गया। पॉइंट एक। पॉइंट दूसरा, 20 दफे अभी तक प्रेसिडेंट ट्रंप ने बोला था, 20 दफे, कि मैंने इंडिया और पाकिस्तान का सीज फायर कराया। ये जो चीज है, उन ये चीज करने से कोलंबिया और नेपाल जैसा कंट्रीज भी उन्होंने पाकिस्तान को ऐसा करने नहीं दिया। वो लोग अपना विमान भेज के इज्जत के साथ, क्योंकि जो लोग वहां इलीगल इमिग्रेंट्स हैं, वो इलीगल इमिग्रेंट्स अमेरिका में हो सकते हैं, लेकिन वो कोई गुनाह नहीं किया, कोई क्रिमिनल्स नहीं है, वो लोग कोई आतंकवादी नहीं है। हाँ, उनको आप वहां से भेज दीजिए, कोई बात नहीं, लेकिन इज्जत के साथ। तो ये चीज मैंने दो चीज ऐड करना चाहता हूं। अभी हमारा चौथी पॉइंट में आना चाहता हूं। समय की थोड़ा पाबंदी है, 3 मिनट और है हमारे पास। तो मैं, ये जो ड्रग्स और अल्कोहल का जो धंधा पूरा इंडिया में चल रहा है, और ड्रग्स खुले आम मुंद्रा पोर्ट से, और आंध्र प्रदेश में एक पोर्ट है, वहां से भी आ रहे हैं, पकड़े गए हैं। 30,000 करोड़ का वैल्यू का ड्रग्स पकड़े गए हैं। तो इसके बारे में कोई ज्यादा इंफॉर्मेशन आपको नहीं मिलता है। बहुत खोजने से थोड़ा बहुत इंफॉर्मेशन मिलता है, लेकिन सरकार क्या कर रही है, हमारे जो युवा, उनमें से आजकल लड़कियां भी नशे में डूबे हुए हैं, कुछ कुछ राज्य के अंदर। ये सभी के पूरा खुलेआम पिछले 11 सालों से जो चल रहा है, जो धंधा चल रहा है, ये बीजेपी का जो नायकत्व भी उसमें दिखाई दिया था कई सारे इंसिडेंट्स में। लेकिन होता क्या है कि इसके ऊपर कुछ कार्रवाई नहीं होती है। यही हो रहा है पिछले 11 साल से। कुछ कुछ चीज पकड़े जाते हैं, कुछ कुछ चीज क्राइम बाहर आता है, लेकिन कार्रवाई कुछ होता नहीं है। ये आप मानते हैं अनूप? हाँ, बिल्कुल, ये बात सच है। देखिए, मैं इसको बहुत, क्योंकि समय की कमी है, ड्रग्स अगर पकड़ना ही चाहें, तो हमारी जो नारकोटिक्स टीम है, उन लोगों के पास वेल इक्विप्ड है, वेल नॉलेज है, सारी चीज़ों की वेल ट्रेन्ड है। बट सरकारी हस्तक्षेप कहीं न कहीं है, जिसके कारण से ये पकड़ा जा रहा है। और मेरी अभी-अभी एक चैनल पे
दूसरे चैनल पे जो डिबेट हुई थी उसके अंदर ये मुद्दा पूरा 1 घंटे की हमने डिस्कशन की थी। जो सार निकला था वो यही था कि ये बार-बार जो पकड़ा जा रहा है, पहली चीज़ वो पूरे ड्रग्स का सिर्फ़ 1 या 2%। दूसरा, ये इसलिए पकड़ा जा रहा है क्योंकि ये दिखाने की कोशिश है कि हम कार्रवाई कर रहे हैं और ये पकड़ा जाएगा। तीसरा, आज ये बहुत सच्चाई है कि अगर अहमदाबाद की बात करूँ तो अहमदाबाद के अंदर छोटे-छोटे बच्चे, अमीर घर के बच्चे आज कॉलेजों में, स्कूलों में ड्रग्स ईज़िली प्राप्त कर पा रहे हैं। चौथा, उसी के अंदर भाजपा के जो प्रवक्ता थे, उन्होंने मुझसे ये बोला था कि आप मुझे एड्रेस बता दीजिए। मतलब ये कितना बेवकूफ़ वाली बात है कि अब लोगों को बताना पड़ेगा कि ड्रग्स कहाँ पे बिक रहा है और अगर मैं बताने जाऊँगा, तो भाजपा की पुलिस मुझे ही पकड़ेगी। तो सही। ये पूरा वेल सेटल्ड कार्यक्रम है। इतना सा इस बारे में हम बात कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच अनूप, आपने आज बहुत अच्छा समाचार दिया इसके ऊपर। और पीएम मोदी का 11 साल का जो कार्रवाई है, जो कारनामा है, उसमें से डीमोनेटाइजेशन के बारे में, जीएसटी के बारे में और विदेश नीति के बारे में और ड्रग्स के बारे में आज आपके साथ बात करके बहुत अच्छा लगा। फिर मिलेंगे, आप हमारे चैनल में आते जाइए। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।